हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस एडू हब। आज के इस लेक्चर में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 2 का डिस्कशन होगा, जिसमें क्लास 9th के एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज होगा। हमारे पास सबसे पहले आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सर मोशन समझते ही, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, मोशन एंड इट्स टाइप्स, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर विजिट करें। वो लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर देखें। उसमें मैंने बताया है कि मोशन क्या होता है। अब न्यूटन साहब ने इसी मोशन को स्टडी करके, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके और डिफरेंट लॉज दिए जिसपे ये मोशन गवर्न होने लगते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि ये न्यूटन्स के द्वारा दिए गए नियम पे ही ये मोशन चल रहे हैं, इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही ये मोशन गवर्न है। न्यूटन साहब की किताब हुआ करती थी 1687 में, प्रिंसिपिया। इस किताब से इन्होंने इन नियमों का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? द स्टेटमेंट सेज दैट एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट or motion with uniform speed on a straight line unless an external force acts on it। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जब तक किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो बॉडी इनिशियल स्टेट को, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और अगर मोशन में है तो मोशन में, उसको मेंटेन रखेगी। सर क्या करेगी? मेंटेन रखेगी। कब तक मेंटेन रखेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे एक्ट ना करने लगे। तो बहुत सिंपली इसको हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी थी, ये तब तक रेस्ट पे रहेगी, तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगा। ये तब तक रेस्ट पे रहेगी, कब तक सर? जब तक कि इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F का लगाने लगूं, तो ये बॉडी डिस्प्लेस करके कहीं यहाँ आ जाती है, ठीक। और इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S1 हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब तक ये फोर्स नहीं लगा था, तब तक ये बॉडी क्या थी सर? रेस्ट पे थी। उसी प्रकार से अगर कोई मूविंग बॉडी भी है, फॉर एग्जांपल लेट अस सी हियर, अगर ये कोई सर्कुलर बॉल है, ये मूव कर रहा है, तो जब तक इस पे एक अपोजिंग फोर्स F नहीं लगेगा, तब तक ये बॉल रुकने वाला नहीं है सर। तो ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था, जो कि कहता है कि जब तक किसी बॉडी पे जो कि रेस्ट या फिर मोशन में है, वो अपने स्टेट को चेंज तब तक नहीं करेगी जब तक आप उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता था। अच्छा, इसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके पहले आपकी किताब में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो गैलीलियो ने परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से था कि गैलीलियो साहब ने एक बॉल लिया, कुछ इस प्रकार से वो प्लेस करते हैं और कहते हैं अगर इस बॉल को मैं ड्रॉप कर देता हूं, तो इसका मोशन कुछ ऐसे रहेगा, इसी डायरेक्शन में बॉल यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ तक जो वेलोसिटी गेन की है उसको लेकर के ये ऊपर चढ़ जाएगी और एकदम एंड पॉइंट तक जाएगी, ठीक। अच्छा, बस यहीं तक नहीं, उनके और भी सपने थे। वो कहते थे कि ये फिर वापस सेम पाथ पे उतने ही हाइट तक जाएगी और ये मोशन कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा सर? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। गैलीलियो साहब ने कहा कि अगर एक बॉल को मैं इस पॉइंट से ड्रॉप करता हूं, तो वो इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट तक जाएगी जो कि उसका टॉप होगा, और इस मोशन को वो कंटिन्यू रखेगी कब तक? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब कि कभी रुकेगी नहीं। तो ये एक कैसा केस था बाबू? हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल केस था कि नहीं? ऐसा कहीं रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये तो हमको समझ में आता है, ये एक्सपेरिमेंट था। वो यहाँ भी कहते थे कि अगर ये बॉल यहाँ से फॉल होती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगी, फिर ये मोशन करते हुए यहाँ तक जाएगी, एंड अगेन इट विल कम बैक एंड गो हियर।
और यही मोशन को रीड करेगी। अगर कुछ इस प्रकार से बॉल है तो फिर ये यहाँ आएगी और यहाँ से ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो अनंत तक चलती चली जाएगी टिल इनफाइनाइट। इस टाइप का उनका एक्सपेरिमेंट था, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है, ठीक, इसलिए ये डिस्कस किया गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोज लॉ भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ गैलीलियो, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलिए, तो अभी हम इनर्शिया, एक नया टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको समझते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? सर, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी की ही प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस द चेंज in its initial state of motion or rest with uniform speed on a straight line। ये बड़ी ध्यान से सुनने की चीज थी। मैंने क्या कहा? मान लीजिए ये एक बॉडी है, यहाँ पे लाई डाउन कर रही है ये बॉडी, ठीक। तो अब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, ठीक ना। ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अगर इस पे मैं फोर्स लगाता हूं तो ये मुझे क्या करेगी सर? अपोज करेगी कि नहीं नहीं, मुझे रेस्ट पे ही रहने दो, मुझे क्या करो सर? रेस्ट पे ही रहने दो। तो यही जो अपोज है इसका, ये इस बॉडी का जो अपोजिंग नेचर है, इसको क्या कहेंगे सर? इनर्शिया। क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, इनर्शिया अभी आपके सिलेबस के लिए तो इनर्शिया 2 टाइप्स के हैं। इनर्शिया, इट इज ऑफ 2 टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। खैर, अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं। ये रेस्ट पे बॉडी थी तो ये रेस्ट पे ही रहना चाह रही थी और रेस्ट वाली प्रॉपर्टी को अपोज कर रही थी, तो ये अपोजिंग प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे सर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी प्रकार से अगर कोई कार मूविंग है, वेरी ब्यूटीफुल कार, और ये अगर मूव कर रही है, इसको रोकने के लिए मैं एक फोर्स F अप्लाई किया तो ये मूव करते ही रहना चाहेगी, कहेगी कि मुझे चलने ही दो, ठीक। लेकिन अगर मैं रोकना चाहता हूं तो ये अपोज करेगी, और इस बार अपोज करेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन से अपोज करेगी। बोलिए, यहां तक समझ में आता है? अगर ये सब समझ में आता है तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं जो कि फर्स्ट लॉ के हैं। फर्स्ट लॉ का सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है कि व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली। अगर कोई कार या फिर ट्रेन सडनली शुरू हो जाती है, सडनली चलने लगती है, द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड। होता क्या है सर? पैसेंजर वॉज सिटिंग इन दिस पोजिशन और कार आगे की तरफ मूव करने लगा। तो पैसेंजर तो पहले ये पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करना चाह रहा था, लेकिन अब उसको आगे की तरफ बेंड कराया गया, तो वो अपने उसी स्टेट पे रहना चाह रहा था, इसलिए उधर ही की तरफ अपोज किया और वो पीछे की तरफ बैकवर्ड जो है बेंड कर गया। चलिए, ये समझ में आता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, when running horse stops suddenly the rider bends forward। when running horse stops suddenly the rider bends forward। हॉर्स आगे की तरफ अगर स्पीड लेकर के दौड़ रहा था, ठीक, तो राइडर की भी प्रॉपर्टी थी कि वो आगे ही की तरफ जाए, लेकिन अब तो हॉर्स रुक गया, यहाँ पे रुका, लेकिन राइडर की प्रॉपर्टी अभी भी आगे की तरफ ही थी, मोशन की तरफ ही थी, इसलिए वो बेंड्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक गया। वेरी इजी कंसेप्ट। इसके बाद क्या है सर? व्हेन अ कोट और अ ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। जब भी हमारे पास अगर कोई कोट या फिर ब्लैंकेट रहता है, उसको, ये बहुत सुंदर सी ड्राइंग है, इसको हटाते हैं। कोई भी एक पीस ऑफ क्लोथ है, उसको अगर मैं स्टिक से बीट करता हूँ तो क्या होता है सर? उसके जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे, और इसके वजह से क्या हुआ सर? क्लॉथ तो मूव कर गया, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे, वहां से फॉल ऑन हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल एग्जांपल्स हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक क्वाइन और पेपर स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, जो कि अक्सर मैजिशियंस भी करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो उसमें क्या है सर कि लेट्स सपोज आई एम यूजिंग दिस पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, नाउ लिसन। हुआ क्या है सर कि इस क्वाइन वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ इस प्रकार से, मेरे पास एक ग्लास थी, इसके ऊपर एक पेपर स्लिट रखा मैंने और इसके ऊपर एक क्वाइन प्लेस कर दिया, ठीक ना।
अब इस पेपर स्लिट को मैं पुल कर लेता हूँ, पुल कर लिया। होता क्या है, ग्लास तो वहीं पे थी, लेकिन पेपर स्लिट मैं इधर खींच लिया, पेपर स्लिट मेरे पास आ गया। अब ये क्वाइन जो था वो फॉल कर गया ग्लास के अंदर। ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है इनर्शिया के लिए। ये क्वाइन रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहना चाह रहा था, आपने पेपर को पुल कर लिया, लेकिन ये रेस्ट वाली प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को शो किया और ये तुरंत फॉल डाउन हो गया नीचे। ठीक, द क्वाइन फॉल्स इन द ग्लास व्हेन द पेपर स्लिट इज पुल्ड अवे इन द क्वाइन ग्लास क्वाइन एक्सपेरिमेंट। यहां तक अगर आता है समझ में, तो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक बार फिर से, फोर्स को आज तक हम लोग क्या जानते थे, तो सर अ पुल और अ पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है सर, आज फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एक्सटर्नल कॉज which when acts on a body changes all tries to change the initial state of rest or motion with uniform velocity of the body. Let me correct the typing mistake. It is the external cause which when acts on a body changes or tries to change the initial state of rest or motion with uniform velocity of the body. बहुत ध्यान से सुनिएगा, फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, वो करेगा क्या सर, वो या तो चेंज करेगा या फिर और ट्राइज टू चेंज, वो चेंज करने की कोशिश करेगा। किसको सर, इनिशियल स्टेट को। इनिशियल स्टेट किसका, रेस्ट और मोशन का। और कैसे चेंज करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस बॉडी के। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है आपके पास, अब इस पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ एफ का, तो ये क्या कर सकता है सर, इस बॉडी को क्या कर सकता है, आप सोच के देखिए। या तो इस बॉडी को मूव करा देगा और या फिर इस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेगा। अगर ये फोर्स इनफ होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, अगर ये फोर्स इनफ नहीं हुआ तो बॉडी मूव नहीं करेगी, बट ये फोर्स ट्राई तो कर रहा है। तो इट इज एन एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस, या तो मूव करा देगा, तो मूव कराते ही बॉडी यहाँ पे आ जाती है मेरे पास। ठीक, तो ये होगा या तो, और या फिर ट्राइज टू चेंज, तो ये ट्राई तो कर रहा है बट ये इतना केपेबल नहीं है कि इसको मूव करा पाए। तो ऐसे कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स, ऐसे टर्म्स ऑफ फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या था, फोर्स का, जो कि एक एक्सटर्नल कॉज है। क्या कर सकता है सर, तो उस बॉडी को चेंज कर सकता है। कैसे, उसके इनिशियल स्टेट को जो कि रेस्ट या मोशन का है। और कैसे चेंज करेगा सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, रैंडमली किसी भी वे में नहीं चेंज करेगा सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज करेगा। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे पुश, पुल, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन कॉइल्ड स्प्रिंग, एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं सर। पुल करना किसी चीज को, पुश करना, स्ट्रिंग में टेंशन, अगर स्ट्रिंग को हम किसी चीज से अप्लाई हैंग करके और उसके बाद उसके नीचे मास लगा देते हैं तो उसमें टेंशन आने लगे। अगर एक कॉइल्ड स्प्रिंग में भी टेंशन आता है। एक्शन रिएक्शन का पेयर अगर एक बॉडी पे लगाते हैं, अभी जो कि हम थर्ड लॉ में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शंस, जो कि अगर हमारे पास नीचे अगर वेट लग रहा है तो ऊपर की तरफ mg भी लगने लगे, उस टाइप की चीजें। सॉरी, नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगने लगे। लेट मी रेक्टिफाई। और फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी रेजिस्ट करना चाहे, उस टाइप के फोर्सेस भी अगर लगने लगते हैं, तो सारे टाइप्स क्या हैं, फोर्स के ही है। चलिए, उसके बाद क्या है सर मेरे पास, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है सर, तो मोमेंटम is the measure of amount of quantity of motion contained in the body. Very important line, quantity of motion contained in the body. किसी भी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल इज मूविंग, इस बॉल में कितना मोशन कंटेन्ड है, उस टर्म को क्या कहेंगे सर, मोमेंटम। ये कौन सा टर्म बता पाएगा सर, मोमेंटम। क्या बताएगा सर कि इस बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको मैथमेटिकली हम m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, उस बॉडी का मास अगर m है और वेलोसिटी v है, तो मैथमेटिकली हम लोग देंगे p से रिप्रेजेंट करेंगे और m इंटू वी से देंगे। लेकिन इसके डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। चलिए, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर हम। ठीक, अब ये क्या है सर, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इसका SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक, kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आते ही एक नया टर्म आता है क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ ही मास इन मोशन भी कह सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि इस बॉडी का कितना मोमेंटम है, तो आपसे ये भी हम उसी के साथ पूछ ले रहे हैं कि व्हाट इज द मास इन मोशन ऑफ दिस बॉडी, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन भी है हमारे पास। एक छोटी सी बुलेट, स्मॉल बुलेट कैन पेनिट्रेट इनटू अ बॉडी एंड किल अ मैन व्हेन इट इज फायर बाय गन विद अ लार्ज वेलोसिटी टू प्रोड्यूस लार्ज मोमेंटम। एक छोटी सी बुलेट को भी अगर हम बहुत तेज वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक आदमी की हत्या कर सकती है सर। कैसे? उसकी वेलोसिटी को रखूंगा मैं हाई, मास भले ही कम है और मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, और मोमेंटम ही तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और अगर उसका मोशन बढ़ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये समझ में आते ही हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे सर। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्या है सर? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, rate of change in momentum of body is directly proportional to the applied force on the body and takes place in direction of force. Very important definition. कहता क्या है? rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on the body. ये applied force के directly proportional होगा and takes place, इसका direction किधर होगा? in the direction of force, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मोमेंटम के चेंज होने के दर को, मोमेंटम के चेंज होने का दर ही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके डायरेक्शन में ये रेट होगा सर? तो ये फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे उसी ही डायरेक्शन में उस मोमेंटम का रेट भी चेंज करते चला जाएगा। अच्छा, ठीक। न्यूटन के सेकंड नियम में अगर हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो F = m में आता है, जहाँ पे F हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये m मास ऑफ द बॉडी है। फॉर एग्जांपल दिस बॉल वाज मूविंग, तो इसका मास अगर m है तो ये मास हो गया, और जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी में है उसको कहेंगे सर e। तो F = m में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। चलिए यहां तक तो आया समझ में। न्यूटन से सेकेंड लॉ गिव द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको मैग्नीट्यूड देता है और स्ट्रेंथ देता है उस फोर्स का। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। उस फोर्स का कितना स्ट्रेंथ है, कितना मैग्नीट्यूड है, कहां से पता चलेगा सर? इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला कौन दिया है? न्यूटन का सेकेंड लॉ। चलिए ठीक। फर्स्ट लॉ भी सेकेंड लॉ में ही कहीं ना कहीं कंटेन्ड है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है, जो भी इसके लिए सक्षम है वो कमेंट करेंगे कि कैसे सर फर्स्ट लॉ भी सेकेंड लॉ में ही कंटेन्ड है। ये मोमेंटम के रेट के चेंज में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कैचिंग ऑफ अ बॉल बाय प्लेयर्स एंड पुलिंग डाउन इट्स हैंड। कभी भी जो भी बच्चे क्रिकेट खेले होंगे, अगर बहुत ही स्पीड से अगर कोई बॉल आती है तो हम बॉल को पकड़ते अपने हाथ को पीछे भी करते हैं, जाकि थोड़े देर तक उस बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे करके जीरो हो, एब्रप्टली जीरो ना हो जाए और हमको ज्यादा हिट ना हो। अगर ये समझ में आता है तो हम न्यूटन के थर्ड नियम पे आते हैं। थर्ड नियम क्या कहता है सर? तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक्शन के लिए उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक रिएक्शन भी होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक एग्जांपल आपके सामने में रखूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉक्स है, अगर मैं इस पे एक फोर्स F का लगाता हूं तो ये मैंने एक्शन किया, ठीक। तो ये बॉक्स भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे ऊपर फोर्स F का लगा रहा होगा, किसी ना किसी रूप में मेरे ऊपर F का फोर्स लगा रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर बॉक्स पे तो समझ में आता, अगर ये वॉल रहता, मैंने मान लिया ये वॉल है, तो क्या होता? तो सेम चीज है सर। उस टाइम पे आप अगर वॉल पे भी फोर्स लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप वॉल पे भी फोर्स लगाते हैं तो वॉल भी आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी और आपके लगाए हुए फोर्स के इक्वल ही फोर्स लगाएगी। ऐसे पेयर्स को क्या कहने लगेंगे? एक्शन रिएक्शन का पेयर।
एक्शन रिएक्शन का पेयर। अब थर्ड लॉ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। आप लोग शायद ही कभी देखे होंगे, ये बड़ा गौर करने की चीज है। अगर गन से बुलेट यहाँ शॉट होती है तो बुलेट शॉट होते ही होगा क्या कि बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी और गन पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक, ये क्यों होता है सर? क्योंकि बुलेट पे हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो बुलेट भी पीछे की तरफ फोर्स लगा करके जाएगी। इसको कहते हैं सर रिकॉइल ऑफ गन, इसको कहेंगे रिकॉइल ऑफ गन। अच्छा, मोशन ऑफ रॉकेट भी कुछ इसी पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रॉकेट है, ठीक, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है तो ये पीछे की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये गैसेस अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी तो रॉकेट को हम ऊपर की तरफ प्रोपेल करेंगे और ये ऊपर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ये हो गया मोशन ऑफ रॉकेट। सिमिलरली हमारे पास स्विमिंग का भी एग्जांपल है। अगर एक स्विमर रिवर में स्विम कर रहा है सर, तो करेगा क्या वो? फॉर एग्जांपल ये वाटर को पीछे की तरफ कट डाउन करेगा अपने हैंड से, और ये वाटर फिर उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्प करेगी। आ रहा है समझ में? तो स्विमिंग में भी यही यूज है न्यूटन के तीसरे नियम का ही। उसके बाद क्या आता है सर? जंपिंग फ्रॉम बोट ऑन द रिवर बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे सॉरी फॉर दिस, हाँ, ये अगर मेरे पास रिवर बोट है, ठीक, यहाँ पे मैं कहीं स्टैंड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अगर जंप करता हूँ और मुझे इस अपने रिवर बैंक पे आना है, नदी के किनारे आना है, तो मैं आऊँगा तो सही, मैं जंप करूँगा तो इसको इधर की तरफ पुश करूँगा। लेट मी चेंज द कलर। मैं बोट को पीछे की तरफ पुश करूंगा तब बोट मुझे आगे की तरफ पुश कर देगी और मैं बैंक पे पहुंच जाऊंगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ भी न्यूटन के थर्ड नियम का ही उपयोग है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये बहुत ही ध्यान देने की चीज है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, then the total linear momentum of the system of bodies, total linear momentum of system of bodies remains constant. As a consequence, the total momentum of bodies before collision and after collision remains the same. The total momentum before collision and after collision of the body remains the same. इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 था, ठीक, जो वेलोसिटी v1 और v2 से जा रही थी, ठीक, कहीं ना कहीं टकराई, मास m1 और m2 यही रहा, ठीक। अगर बॉडी A कहते हैं और बॉडी B कहते हैं, तो बॉडी A यहाँ पे है, ये बॉडी B है, बॉडी A B पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही थी, ठीक, और B तो आगे जा रहा है, लेकिन अब पीछे से तुम धक्का दोगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ अगर मैं लिखूं फोर्स तो कुछ इस प्रकार से होगा कि सर ये फोर्स A के द्वारा लगाया गया है किस पे? B पे, और ये B के द्वारा लगाया गया है किस पे? A पे। हुआ क्या फिर सर बाद में? ये मासेस ऑफ द बॉडी सेम रहे, मास बॉडी का चेंज नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज बदल गई। अगर यहाँ v1 v2 था, यहाँ v1 डैश एंड v2 डैश हो गया। आता है समझ में? v1 डैश एंड v2 डैश हो गया। तो इसका मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन अगर हम करते हैं, अगर इसका मैथमेटिकली हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमको यही लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होते हुए दिखेगा। लीनियर मोमेंटम हमको कंजर्व्ड होते हुए दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा। तीसरे नियम पे अगर आऊंगा तो कहूंगा कि F जो AB लगाएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? F जो BA लगाएगा, दिशा बस कितनी होनी चाहिए? अपोजिट, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा लिया, ठीक ना। अच्छा, F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है बालक, M इंटू ए। और A क्या होता है? A होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पहली बॉडी की अगर देखता हूँ तो v1 डैश और माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी,
तो V1 अपॉन में T मस्ट बी इक्वल टू, ये तो बस डायरेक्शन दिखाता है, मास इनटू V2 डैश माइनस V2 अपॉन में T। ठीक, अब ये एक्शन रिएक्शन के पेयर से हो गया, एक्शन रिएक्शन के पेयर से हो गया सर, और ये हम उसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को लिख दिए। तो यहाँ से हम अगर यहाँ लिख सकें तो यहाँ लिख देंगे कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। आता है समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ये हो गया हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक और टर्म बाकी है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है सर जो रिलेटिव मोशन अगर दो बॉडी के बीच में हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, जो कि कांटेक्ट में होने चाहिए, उनको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर टचिंग। अगर दो सरफेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है सर और ये सरफेस को टच कर रहा है, तो अगर इनके बीच में अब मोशन होना चाहा, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स मूव करना चाहा, तो अब इस सरफेस और बॉक्स के सरफेस में जो टचिंग एरिया है वो आपस में अपोज करना शुरू करेंगे। अब ये सरफेस इस बॉक्स को मूव करने में अपोजिंग नेचर शो करेगा, उसको रेजिस्ट करने लगेगा, उसी फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ये कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंस शो करता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमको फ्रिक्शनलेस ज़मीन पे चलना पड़ जाए, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो तो चल नहीं सकते सर, क्योंकि अगर हम ज़मीन को पुश करेंगे तो वो हमको आगे पुश करता है। इसी फिनोमेना पे हम चल रहे हैं, और अगर फ्रिक्शन ही जीरो हो गया तो आगे पुश करना ही जीरो हो जाएगा और हम स्लिप कर जाएंगे। उसी प्रकार से और भी बहुत ढेर सारी जगहों पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कारगर है, लेकिन कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा घातक भी साबित होता है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा, फ्रिक्शन को क्या कहते हैं सर? नेसेसरी एविल भी कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को ही नेसेसरी एविल भी कहते हैं। एक ऐसा दानव, एक ऐसा राक्षस बहुत जरूरी है। चलिए, रफ सरफेसेस में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा एज कम्पेयर टू स्मूथर सरफेस। रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्मूथर सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हों, तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं कंप्लीट करूँगा, बाइंड अप करूँगा। और आज क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज हो गया, कंप्लीट कवरेज हुआ। तो क्लास 8th 9th एंड 10th वाले सारे बच्चे इसको एक बार ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें कि कंसेप्ट कैसे डिलीवर किया जा रहा है। अगर उनको पसंद आता है तो वो आगे भी शेयर करें। पार्ट 2 इस चैप्टर का आते ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हो। और अगर ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे कि ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यूअसली आपके सामने आती रहें। आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और ज़रूर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करें ही, ताकि जीएस एडू हब आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आपके लिए ढेर सारा फ्री कंटेंट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 8 से लेकर के और 10th तक कंप्लीटली आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट ले आ सकें। इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग जीएस एडू। थैंक यू सो मच।